हेलो एंड वेलकम बैक टू फैंटास्टिक चैनल। आज हम अपनी यूरोप से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले चंद दिनों की तरह तौसीफ मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे जो यूरोप के वीज़ाज वगैरह, स्टूडेंट एटसेट्रा वगैरह के बारे में पूछेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू, ओवर टू यू तौसीफ। Thank you, Fahad. And Assalamu alaikum to everyone. पिछले 3-4 दिनों से हम बात कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर सब कॉन्टिनेंट के जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। मेनली हमने स्टूडेंट्स के बारे में बात की और हमने बात की कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने वीज़ा को या जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ट्रैक्स हैं कि वो अपने आप को कंफर्म वहाँ परमानेंट कर सकें। अच्छा, आज हमारा थोड़ा टॉपिक जो है ना वो एक बड़ा अनयूजुअल सा है। नॉर्मली लोग उसके बारे में बात नहीं करते, इवन जो उस स्टेटस पे होते हैं वो रिवील भी नहीं करते अपना अपना स्टेटस के। वो उसके बहुत से रीजंस हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अगेन मेरा जो हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो असलियत नहीं बताते पीछे। ट्रू। वो कुछ तो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, या कुछ लोग सच नहीं बोलते। इन दोनों बातों में फर्क है। अ, मेरा चूंकि ताल्लुक गांव से है और मैंने अपने गांव में ये चीज़ देखी है कि काफ़ी लोग जो हैं वो एक ऐसा एक्शन करते हैं दूसरों के देखा देखी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आज चूंकि फहद आप यूरोप में हैं तो मैं बात करना चाह रहा हूँ डंकी के बारे में। ये जो लोग डंकी लगा के जाते हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान, टर्की एंड देन यूरोप, ये तो बहुत से लोगों ने सुना हुआ है कि इनके साथ ऑन द वे टू यूरोप इनके साथ सलूक क्या होता है। हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, इनके काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी हैं जिसके ऊपर लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हुए हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जब ये पहुंच जाते हैं वहां पे तो कोई उस बारे में बात नहीं करता कि आफ्टर रीचिंग इनटू और एंटरिंग इनटू यूरोप इनके साथ होता क्या है। ठीक है, अगेन चलें, हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों को सक्सेस नजर आती है, उन्हें उसका पीछे का हार्डवर्क या पेन नजर नहीं आती। लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूस पेन होती है अनटिल दे गेट अप टू अ पॉइंट कि जहाँ पे वो कह सके कि जी हाँ, जो मैंने जिसके लिए काम किया या इतना मैंने पेन ली, मुझे वो अब उसका गेन मिलना शुरू हो गया। जैसे फर्ज करें कोई परमानेंट हो गया यूरोप में, कहीं पे उसको अच्छी जॉब मिल गई है या कोई अपना उसने काम ऐसा कर लिया जिससे उसको अर्निंग शुरू हो गई है, तो अब वो कह सकता है कि मुझे सारी दर्दें भूल गई हैं अपनी। लेकिन ये केस हर किसी के साथ नहीं होता। तो मैं ये जानना, मेरा पहला सवाल ये है कि आप वहां पे चूंकि रहते हैं तो आपका इनकाउंटर होता होगा ऐसे लोगों के साथ जो इस तरह के माहौल से या इस तरीके से यूरोप में एंटर हुए हैं। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि उनके क्या हालात होते हैं और या उनको क्या क्या चैलेंजेस वहां पे फेस करने पड़ते हैं। मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ है वो काफ़ी लोगों के साथ है। कोई यूनान से आया है, कोई इटली से आया है, कोई जर्मनी से आया है। तो उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी खुल के अपने बारे में नहीं बताता, क्योंकि फिर वो इंडेंजर कर लेते हैं अपने अपने कम्युनिटी से। वो छुप के ही रहते हैं ज़्यादातर। एक दो बंदों के से ही राब्ता रखते हैं, क्योंकि कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो रिपोर्ट करने में बहुत तेज़ हैं। वो रिपोर्ट कर देते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि जॉब मार्केट जब टाइट होती है तो वो लोगों को डिपोर्ट करने में लग पड़ते हैं। इनडायरेक्टली रिपोर्ट कर देते हैं। तो वो बंदा फिर कोई भी नहीं बताता अपने बारे में कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस वीज़ा पर हूँ। नो बडी टेल्स। और अगर बताते हैं तो गलत बताते हैं। ये उनकी मजबूरी भी है और उनको छुपाना भी चाहिए। जो यूनान वगैरह के हालात हैं वो बहुत ख़राब थे। आज से 8-10 साल पहले भी मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सियालकोट से उधर से आए थे। वो सियालकोट से डंकी या जैसे भी गए थे उधर। उन्होंने नहीं बताया वो कैसे गए थे, लेकिन बस उन्होंने कहा था कि मैं पहुंच गया था। पहुंचने के बाद उन्होंने छुप के काम किया, और इस वजह से यूनान छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि सड़क पे
पुलिस वाले खड़े होकर रोक रोक के हर एक का वो आईडी चेक करते थे, वीजा और पासपोर्ट। तो अगर नहीं होता था तो उसको उधर से ही डिपोर्ट कर देते थे। तो इस चीज को सामने मद्देनजर रखते हुए लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। अब वो घर से नहीं निकलेंगे तो काम क्या करेंगे? और अगर काम भी वो करते थे तो वो अपने देसियों के पास करते थे, या किसी ऐसे बंदे के साथ अंडर द टेबल काम करते थे कि जो मार्केट में वो सैलरी नहीं होती थी, बहुत ही कम पे काम करते थे। क्योंकि और वो पेपरलेस होते थे, उनके पास कोई वर्क परमिट नहीं होता था, तो अच्छा, पुलिस। लेट मी स्टॉप यू है। डंकी लगाने वाले जो लोग होते हैं उनका, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम्म। ये जब यूनान ग्रीस में जब ये एंटर होते हैं तो ऑब्वियसली इनके पास कोई पेपर नहीं होते। हम्म। तो जो मैंने सुना है उसमें ये सबसे पहला काम ये वहाँ के गवर्नमेंट इदारों को या जो भी वहाँ पे इनके इमिग्रेशन बॉडी है या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसको अप्रोच करते हैं टू गेट सम काइंड ऑफ अ टेम्परेरी वर्क परमिट, या जिससे जिसकी बेस पे ये स्टे कर सकें वहाँ पे। तो उसका क्या स्टेटस है? पहली चीज तो वो है ना कि जब यहाँ पे आए तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी हमें जो है वो काइंड ऑफ असाइलम, मेरा ख्याल है। इसका जवाब मैं इस एग्जाम्पल से बेहतर दे सकता हूँ। यूके में या यूरोप में कहीं भी, जब भी आप जाते हैं कुछ अरसा गुजारने के बाद, अथॉरिटीज को अप्रोच करते हैं कि हमें अब पेपर दे दें, तो सबसे पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि आप आए कैसे? आप यहाँ पर आए कैसे? हम इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि आपने 5 साल 10 साल इधर गुजार ली। आप आए कैसे? मेरे एक कजन है, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, वो पिछले 20 22 साल से यूके के अंदर है। अब वो कैसे गए हैं, आई डोंट नो फॉर श्योर कि वो इनडायरेक्टली गए हैं, वो किसी वो लेजिट वीजे पर नहीं गए। अब उनके साथ मसला ये है कि वो कोई खातून पेपर मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रही। जेन्युइन मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। अब वो अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन द जज इज गोना आस्क हिम इज के आप इंग्लैंड में एंटर कैसे हो? अगर वो लेजिट नहीं है तो आपको वीजा कैसे लेजिट मिल सकता? द मोमेंट वो उनको, जिस लम्हे वो उनको अप्रोच करेंगे, उसी लम्हे वो डिपोर्ट हो जाए। तो इसीलिए जो लोग डंकी लगा कर आते हैं वो छुप के रहते हैं, छुप के काम करते हैं। और जब 10 साल हो जाते हैं तो फिर दूसरे किसी यूरोप के कंट्री चले जाते हैं, वहां से जाके लेते हैं। ये तरीकाकार होता है। वो वहीं बैठकर वहीं अप्लाई करके, पहले होता था, नॉट एनीमोर। पहले किसी जमाने में 20 30 साल पहले होता था, अब नहीं ऐसा होता। अच्छा, इनका डंकी वालों का जो एंट्री पॉइंट है वो तुर्की से यूनान, तुर्की से यूनान यूनान। ही है, बेसिकली ग्रीस है उनका। हाँ। तो ग्रीस गवर्नमेंट, इटली भी है, इटली भी है। वो ग्रीस से ही इटली में एंटर होते हैं। करीब ही, हाँ, साथ ही। तो साइप्रस मतलब भी, सॉरी, साइप्रस भी बहुत हॉट जगह। सही है। तो इन लोगों का, क्योंकि जो मैंने जैसे पहले बताया कि मेरा चूंकि गांव से ताल्लुक है किसी हद तक, तो उसके अंदर वहां पे एक बंदा गया जी यूनान, उसने पूरे गांव में मुसीबत डाली हुई है कि जो जनाब यूनान यूनान यूनान। तो हर यंग लड़का जिसने मैट्रिक पास किया है उसको यूनान की फिक्र पड़ गई है कि मैं यूनान जाना है। तो मेरे इंफॉर्मेशन में काफ़ी ऐसे लोग आए हैं कि ये लोग जो हैं ये इनको यूनान जाने का शौक उठा, ये वहाँ जाने की कोशिश की और टर्की में पकड़े गए। वहाँ कुछ ऐसा जेल में रह के वापस आ गए या नहीं, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। ऐसा ही। फिर ट्राई की, फिर नहीं जा पाए, फिर वापस आए। तो ये शुक्र अदा ये करें कि इनकी मौत वाकई नहीं हुई रास्ते में, या इनको बिल्कुल गोलियां नहीं बिल्कुल। लगी, क्योंकि जो कि काफ़ी हद तक चांसेस है। तो जो ग्रीस की गवर्नमेंट है वो क्या इनको कोई पेपर ऐसा देती है जिसकी बेस पे ये बाकी के यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं? जब आपके पेपर लेजिट हो जाते हैं ग्रीस में रहते हुए, तो आप एक यूरोपियन, या तो परमानेंट रेजिडेंस होती है आपके पास, और या फिर आपके पास सिटीजनशिप होती है। तो बीइंग एन ईयू सिटीजन आप कहीं भी जा सकते हैं यूरोप में, वो नहीं, कोई मसला है। मेरा सवाल है असाइलम से रिलेटेड, कि जब डंकी लगा के एक बंदा पहुंच गया है यूनान में तो नहीं, क्या वो वो नहीं। वहां पे असाइलम क्लेम करते हैं? अजाइलम किस बेस पे क्लेम करेंगे?
ऑब्वियसली वो एक नहीं, जैसे मैं एजाइलम बताता क्लेम, हूँ। एजाइलम जो नॉर्मली क्लेम किया जाता है, इसके ऊपर लातादाद कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। मे बी मैं सब 100% कवर ना कर पाऊँ, एक पॉडकास्ट इसके लिए बहुत ही कम होगी। मेरे पास कई ऐसे दोस्तों, उनको मैं इनवाइट भी कर सकता हूँ इस पॉडकास्ट में, तो वो एक एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। मैं तो उनसे सुनी सुनाई बात ही बताऊंगा। लेकिन इट्स वेरी लॉजिकल एंड कॉमन सेंस। देखें आप कैसे आए हैं, नंबर वन। उस अजाइलम भी अब अन्यवार नहीं दिया जाता। एक सिंपल सी बात है, अब देखें, यूक्रेन में जंग लगी हुई है, वहां से लोग भाग के आएंगे जान बचा के। दैट मेक्स सेंस कि वो लोग अजाइलम सीख कर रहे हैं। पाकिस्तान में जंग नहीं लगी हुई, पाकिस्तान इज फार अवे। अब ये इट डजंट मेक सेंस कि आप पाकिस्तान से भाग के यूनान आए हैं, क्या कहेंगे कि हमारी माशी हालत खराब है, उधर जंग लगी। जंग तो नहीं लगी हुई, हम तो यूरोप आना चाहते हैं। भाई तुम्हारे जंग लगी, तुम इंडिया क्यों नहीं गए? तुम अफगानिस्तान क्यों नहीं गए? तुम ईरान क्यों नहीं गए? तो लॉजिकल सवाल, आप कश्मीर क्यों नहीं चले गए? क्योंकि वहां जंग नहीं लगी, वहां पर मैशत की वजह से वो आए। तो इस वजह से अजाइलम इस तरह नहीं सीख करते लोग, ना वो देते हैं, और वो काफी स्ट्रिक्ट हो गए। बाकी रही बात कि हर बंदा यूनान क्यों जाना चाह रहा है, आपको अच्छी तरह पता हमारा कल्चर क्या है। एक बंदा अगर कामयाब हो गया, पीछे 20 लाख बंदा बैठा उसकी कॉपी करने के लिए। अगर किसी की चाय का ढाबा चल गया है, वो रैट रेस है, वो भेड़ चाल है। और वो बस वो चूंकि मेरा कजन गया है यूनान, तो मैंने भी यूनान ही जाना है, क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली ये यही चीज है, यही प्रॉब्लम है ना कि लोग दूसरों का एक्सपीरियंस सबसे पहले अपने पे अप्लाई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है हमें भी कामयाबी ऐसे मिल जाएगी। सही है। अच्छा तो यूरोप में कोई मुल्क असाइलम आपको देता, देखिए बात समझ आती है। जो असाइलम का प्रोसीजर है ना जो कनाडा में है, कि आप आगे विजिटर वीजा पे, जैसे भी किसी ना किसी वीजा पे आप आए हैं, या आप वीजा पे नहीं भी आए, आपने मेक्सिको से यूएस और यूएस से कनाडा में एंट्री ले ली, पैदल ही चल के कहीं से आ गए क्योंकि बॉर्डर तो सॉफ्ट है, स्पेशली यूएस कनाडा का। तो यहाँ पे जब आपने अथॉरिटी को कहा कि जी मुझे असाइलम चाहिए, वो आपसे शायद इतना सीरियस इनिशियल स्टेज पे नहीं पूछेंगे कि भाई क्या मसला है, पूछेंगे जरूर, लेकिन आपका बेसिकली केस फाइल होगा। जब से आपने डिक्लेयर किया और जब तक आपकी पहली हेयरिंग नहीं हुई कोर्ट में, उस दौरान आपको वो एक पेपर दे देते हैं, टेम्परेरी कह लें कि रेजिडेंट है, उसकी बेस पे शायद आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, मुझे उसके बारे में श्योर नहीं है। लेकिन अदालत के अंदर जो केस फाइट किया जाता है, तो फिर आप अपना केस पुटअप करते हो कि मैं इस वजह से असाइलम क्लेम कर रहा हूँ। फिर आप उसे अपने जो भी आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, जो पेपर वर्क जो आपके पास है या नहीं है, तो फिर उसके बाद डिसीजन होता है कि जी हाँ इसको ये जेन्युइन केस है या इसको वापस भेजना ठीक है। है। ग्रीस में क्या ग्रीस या इसी कोई तरह भी यूरोपियन कंट्री। क्या इसी ग्रीस, तरह ही होता है कि लोग गए हैं, उसने क्लेम किया है, उसका केस होगा बाद में और कोर्ट में ये डिसाइड होगा कि हाँ जी इसको असाइलम देनी है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, कोर्ट शोट का नहीं सीन होता। कनाडा इज वेरी नाइस कंट्री, ये पूरी दुनिया में जानते हैं, कनाडा बहुत नाइस है, बहुत पोलाइट है। यूरोप इस तरह का नहीं है। यूरोप का पूरा का एक शेयर्ड वैल्यू, एक शेयर्ड सिस्टम है, शेयर्ड प्रोसेस भी है। मैं आपको बताता हूँ। एजाइलम के लिए देखा जाएगा कि जिस कंट्री से लोग आए हैं, उस कंट्री की सिचुएशन क्या है, क्या वो वर्स है? अगर तो वर्स है, वो सबको पता होता है कि है कि नहीं है। शाम से कोई आएगा, इट मेक सेंस। यूक्रेन इस वक्त इन्फ्लक्स बहुत है यूक्रेन से, और ये उनको बहुत अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और कहीं जंग नहीं लगी हुई, जंग उधर लगी हुई। हाँ, अगर फलस्तीन इसराइल करीब होता तो वो करते अकोमोडेट उनको भी। तो क्या उसका इसके बाद ये इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, या उनके ये पुलिस, लोकल पुलिस सेंटर होते हैं, वो इमिग्रेशन पे भी, इमिग्रेशन तो नहीं होती मीन्स के, वहां पर आप जाकर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, बजाय कि आप उधर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, धक्के खाएं। नो, जो लोकल है वहां जाके आप करवा लें। और इसका यही देखते हैं कि 1 से 4 साल तक अगर आप इधर रह लेते हैं ऑन अजाइलम, तो आपको फिर परमानेंट रेजिडेंस भी मिल सकती है। और अगर 1 से 4 साल के दरमियान आपके मुल्क की हालत ठीक हो गई है, देन यू हैव टू गो बैक। कीपिंग हम्म। इन माइंड कि अजाइलम का ये मतलब नहीं आपको हमेशा का वीजा मिल गया। नो, जिस वक्त आपके मुल्क की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आपको वापस जाना पड़ेगा। ये उस ओथ में शामिल होता है, तो आपने अप्लाई करना और फिर वो डिसीजन आ जाता है।
आपको अलबत्ता इंटीग्रेशन के सारे फ़वाइद मिलेंगे, यानी कि लैंग्वेज वगैरह और थोड़ा सा जो ज़िंदा रहने के लिए जो आपको पैसे चाहिए होते हैं, जगह भी रहने को मिल जाएगी। लेकिन वो बहुत ही मिनिमम होता है कि जिससे बस आप ज़िंदा रह सकते हैं। अब ये नहीं कि हम मौजें मारेंगे और शुगर शर्रें उड़ाएँगे, नो। और जब आपके पास पीआर हो जाती है, देन यू डोंट हैव टू गो बैक। फिर आपके ऊपर से वो एक ओनस उठ जाता है कि अब आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। या हम्म। वो आपके कंट्री की सिचुएशन या वो सिचुएशन जिसको रूट कॉज बनाकर आपने असाइलम बनाया था, क्या वो खत्म होगी? नहीं, देन यू डोंट हैव टू गो। सही है। सही। अच्छा, ये बताइए कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर बात की है कि स्टूडेंट वीज़ा पे मोस्टली हमने ज़्यादा जिक्र उसका किया है। और कौन कौन सी वीज़ा टाइप्स हैं यहाँ पे? आज हमने थोड़ा बहुत असाइलम को भी टच किया, तो बाकी क्या ऑप्शंस हैं? फिनलैंड में वीजा टाइप्स, जब मैं आया था उस वक्त स्टूडेंट वीजा होता था बी टाइप का, जिस पे मैं आया था। उसमें जो पीएचडी वाले थे उनका ए होता था, लेकिन बी टाइप वीजा ये होता था कि उसका सिर्फ ये फर्क होता था कि उसका जो पीआर टुवर्ड्स पीआर जो टाइम काउंट होता है वो 50% होता है। यानी कि अगर आपने 2 साल स्टूडेंट वीजे पे रहे तो पीआर में उसका 1 साल काउंट होगा 50%। अब उन्होंने उसको भी ए कर दिया, तो वीजा ए पे जो 4 साल रहता है ए टाइप वीजा पे, वो उसको 4 साल बाद पीआर या नेशनैलिटी मिल जाती है। अगर आपने लैंग्वेज ऊकी टेस्ट से कहते हैं, उलेनन या जनरल लैंग्वेज की वाली लैंग्वेज, वो अगर आपने पास कर ली तो आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट वीज़ा होता, पहले बी होता था लेकिन अब वो भी ए है। और फिर उसके बाद पीआर होती है और फिर पासपोर्ट होता है। और भी होते हैं, एक डी टाइप वीज़ा होता है यूरोप में, ऑस्ट्रिया में वीज़ा डी होता है, बेल्जियम में भी वीज़ा डी है। वो सीजनल भी है, स्पेशलिस्ट भी है और वर्क परमिट भी होता है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी ऑप्शन है जैसे विजिटर वीज़ा है, तो वो ऑब्वियसली विजिटर वीज़ा या लेयर वीज़ा तो होगा, ये जो भी वो है। हम्म। डायरेक्ट इमिग्रेशन यहाँ पे होती है किसी मुल्क में? पहले होती थी, अब इमिग्रेशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। डेनमार्क में होती थी, आपको याद होगा, पॉइंट सिस्टम होता था। 18 साल की एजुकेशन पे आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते थे। वो ख़त्म हो गई अब, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने बुला लिए थे। उसके बाद स्कैंडिनेवियन के किसी कंट्री में इमिग्रेशन नहीं होती, ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों के लिए, नो। हाँ, बाकी यूरोप की कंट्री से आते हैं, रशिया से आते हैं लोग, यूक्रेन से बहुत आते हैं, उनको बहुत वेलकम किया जाता है। और बाकी भी यूरोप के पुर्तगाल से आते हैं। आपका सवाल था कि कोई कंट्री अजाइलम देता है, अजाइलम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पुर्तगाल ये कहता है कि आप जैसे मर्जी हमारे बॉर्डर में आ जाएं, हम नहीं आपको निकालेंगे। 4 साल, 4.5 साल, 4 साल रहें, पुर्तगाली ज़ुबान का टेस्ट दें, फिनिश पुर्तगाली नेशनैलिटी लें और मौज करें। लेकिन उसका कैवियाट ये है कि पुर्तगाल में बहुत लोग गए, जितने उधर डंकी लगा के यूरोप गए हुए थे, उन्होंने ये देखा और भाग के पुर्तगाल गए, और वो भी सैचुरेट हो गया। ठीक है। जो इटली, स्पेन और यूनान और साइप्रस वगैरह में देसी बंदे थे, फ्रांस में इवन मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे, इंडियन पंजाब से, वो एफिल टावर के सामने बिल्कुल उन बेचारों ने, मैं मुझे इतना दुख हुआ था अपने अपने हमवतनों की, हमवतन ही है तकरीबन, हम इलाका ही है ना, हम इंडियन भी। तो वो बेचारे, मुझे दिली दुख हुआ था कि एक चादर लेकर, चार कंधे पर उन्होंने रखी होती थी और एक लिफा शापर पकड़ा होता था, उसमें एफिल टावर के वो मिनिएचर, वो सोवेनियर पकड़े होते थे, एक एक 2-2 यूरो के। और वो जब भी पुलिस गुजरती थी, पुलिस वाले वो लगाने नहीं देते ना नाजायज तजावजात, तो ये फौरन वो चादर बिछा के उसके ऊपर वो सजा के बैठ जाते थे और कहते थे 1-1 यूरो का ले लें, कि टूरिस्ट हमसे ले लें, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इलीगल आए हुए हैं जाहिर है। जब इलीगल आए हुए हैं तो उनको जॉब किसने देनी, जॉब तो है नहीं थी। आज से ये 10 साल पुरानी बात है, एग्जैक्टली 10 साल पुरानी बात। और वो बेचारे जब भी वो देखते थे, आवाज लगा देता था उनका एक के वो आ गए हैं, और वो हर 5-10 मिनट बाद आते थे, तो वो फौरन भाग कर वो उठा के तो भाग जाते थे। वो पुलिस साइकिल पे आती थी, सीटियां बजाती, तो वो मैंने वो देख, मैंने कहा ये इनकी बहुत मुश्किल जिंदगी है। और इनके पीछे पंजाब में पंजाबी थे वो, क्योंकि पंजाबी बोलते मैंने उनको सुना था।
उनके पीछे कितनी मुश्किल, कितनी तवक्कुआत होंगी उनसे, और ये बेचारे क्या जिंदगी गुजार रहे हैं। इट्स वेरी टफ फॉर देम। यही चीज है कि लोग जो जो मुश्किलात आपको किसी दूसरे मुल्क में आती हैं, स्पेशली जो बंदा इलीगल होता है। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ हम्म। कि मैं न्यूयॉर्क में था, ब्रुकलिन में। तो जुम्मे का दिन था, नमाज पढ़ने में गया मस्जिद में। तो उन दिनों ना, ये ट्रम्प का पहला दौर था, अच्छा। जब पहली दफा। तो उन दिनों ये बड़ा केस चल रहा था कि ट्रम्प ने कहा कि मैंने यहाँ पे जितने इलीगल हैं, जैसे अभी इस दफा भी उसने बोला है कि जितने इलीगल हैं उनको मैंने डिपोर्ट करना है, और ये करना वो करना है। तो अब खुतबे जमात मेरा ख्याल हो गई, तो पुलिस के दो तीन अहलकार जो है ना, वो मस्जिद में आ गए। इमाम, जहाँ पे इमाम था उसके सामने आके खड़े हो गए। यानी, अच्छा, अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो आराम से आए हैं, जूते वूते उन्होंने उतारे हुए थे, वो वहां पे आए हैं। तो जो मैंने, जब मस्जिद के अंदर, अब मैं एक आम बंदा हूँ, कोई लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक नहीं है मेरा, मैंने जज कर लिया कि यहाँ पे कौन कौन सा इलीगल है। क्योंकि उनके जैसे होता है ना, हम्म। हाथ पैर फूल गए और सान, मतलब रंग उड़ गए कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गए। तो उनको क्या पता कि बाहर लोग ज्यादा पुलिस वाले हैं कि नहीं, कि भाग भी सकते हैं यहाँ से कि नहीं। बहरहाल, वो पुलिस वालों ने आके, अच्छा, पुलिस वालों को भी समझ आ गई ओबियसली, वो तो उनका तो रोज का काम है। उन्होंने आके ये नहीं कहा कि भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम नहीं इलीगल हो, अपने पासपोर्ट आईडी चेक कराओ। उन्होंने कहा कि हमसे घबराने की जरूरत नहीं है आपको, हम यहाँ किसी और काम के लिए आए हैं। वो काम क्या था? अच्छा, अब ये देखो कि अब हमारे लोगों ने वहाँ काम क्या शुरू किया हुआ था। सोसाइटी में ये चीज़ ज़्यादा कम्युनिटी में फैल चुकी थी कि जी इलीगल लोगों को हम जो है ना वो निकाल रहे हैं। तो हमारे ही कुछ लोगों ने या कुछ अरबियों ने, कालों ने क्या काम शुरू कर दिया कि वो, जिनको पता था कि ये बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो उसके घर गए, ठीक है, या किसी को भेजा उसके घर, उसको जाके थ्रेट किया कि भाई मैं जो है वो इमिग्रेशन से हूँ या फलानी एजेंसी से हूँ, ठीक है, और तुम्हारे पास अपने पेपर चेक कराओ। पेपर तो थे, होते नहीं थे उनके पास, तो हम तुम्हें डिपोर्ट करेंगे, नहीं तो $10,000 दो। अच्छा, वो काम शुरू हुआ हुआ था वहां पे। तो वो पुलिस वाले मस्जिद में ये बताने आए कि भाई हम इस तरह घरों में छापे या इस तरह घरों में रेड नहीं कर रहे। तो आप इन लोगों से ब्लैकमेल होने की बजाय आप अथॉरिटीज को राब्ता करें, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये केसेस ब्रुकलिन के अंदर हुए बहुत ज्यादा। तो वो तभी वो पुलिस वाले जो हैं वो, उनको मस्जिद में आने की जरूरत पड़ी। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग, अच्छा, एक तो बंदा जो जाहिर है माशी मजबूरी की वजह से वहां पे आया हुआ है, वो, उसको भी एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे ही लोग तैयार रहते हैं हर वक्त। आप अंदाजा करें। और आई एम प्रीटी श्योर कि यूरोप के अंदर भी ये कुछ हो रहा होगा कि थ्रेट नहीं, करते होंगे। यूरोप में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये, कनाडा या यूएस बहुत बड़े मुल्क हैं, और वहाँ पे मुश्किल होता है डिटरमिन करना। और यहाँ यूरोप का एक फायदा है कि ये एजुकेट बहुत करते हैं। मतलब हर लिहाज से बंदा जो आता है वो थोड़ा सा इधर आके एजुकेट हो जाता है। मैं कनाडा यूएस के बारे में नहीं कह सकता। और इधर आबादी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे एक चीज, रूल ऑफ द थंब है कि जी यहाँ पे आपको देसी या अरबी एक्सेप्शनली कम मिलेंगे, इक्का दुक्का मिलेंगे, जो अथॉरिटी के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। क्योंकि देखो, हमने पढ़ना नहीं है, ठीक है, हम तरक्की नहीं करना चाहते। आपको आईटी में मिल जाएंगे पढ़े लिखे लोग, लेकिन आपको पुलिस में या इस तरह के डिपार्टमेंट्स में कम मिलेंगे। इक्का एक्सेप्शनली कम मिलेंगे, यानी इक्का दुक्का के जो रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज कर रहे होंगे या सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर रहे होंगे, नो। तो इसलिए ये, हाँ, इट इज़ वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल कि वो पुलिस की वर्दी में आएंगे और वो यहाँ के लोकल नज़र भी आएंगे। दैट्स इट। यहाँ पे वैसा मैंने ना कभी सुना ना कभी देखा। बट ये इंटरेस्टिंग है, ये अच्छी चीज़। बहरहाल, अच्छा, चलें आगे चलते हैं। तो हमने वीज़ा टाइप डिस्कस कर ली, असाइलम के बारे में बात कर ली, डंकी के बारे में थोड़ा सा बात किया। अब जो मेरा सवाल है वो भी बहुत क्रिटिकल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो, जिन लोगों के पास पेपर्स नहीं होते, या जो
जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके 25 आवर उनके लीगल काम करने के हैं, और उससे ऊपर जब वो काम करते हैं तो शो नहीं करते। ठीक है, वो रिपोर्ट कहीं नहीं होता, तो मतलब कैश पे काम कर रहे होते हैं। हम्म। जब अब कॉमन बिहेवियर क्या है कि अब मुझे पता है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे पता है कि ये जो एबीसी मेरे पास आया, ये स्टूडेंट है या इसके पास पेपर्स नहीं है, तो मुझे काम तो मेरी राल टपकना शुरू हो जाएगी कि ओ हो, अच्छा, और यूरो जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये मुफ्त की बेगार जो है वो मुझे मिल रही है। जहाँ पे मुझे 10 यूरो पर आवर किसी को देना था, इसको मैं 3 यूरो दे के काम चला लूंगा, और मुझे पूरी पूरा 8 घंटे 10 घंटे ये मेरे लिए काम करेगा। क्या बिहेवियर है एम्प्लॉयर्स का जब उनको इस तरह का, इस सिनेरियो के अंदर? देखिए, इससे पहले कि आगे जाएं, इस बात का जवाब दूं मैं, नॉर्वे में मैंने अलबत्ता देखे थे, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो नॉर्वे में है वो बहुत पढ़ी लिखी है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो सोसाइटी को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। नॉर्वे में जो जनरेशन आई पढ़ी लिखी लोगों की, उनको मैंने पुलिस में भी देखा है और उनको मैंने पब्लिक डिपार्टमेंट्स में भी काम करते देखा है। वहां पे मुझे बहुत ही अच्छा इसका मिला था। लेकिन अगेन, ये वो जनरेशन जो यहाँ पैदा हुई, वो जनरेशन नहीं जो पाकिस्तान से आई थी। सो देर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस। वो नॉर्वेजियन लैंग्वेज बोल रहे थे, दे वर फुली इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लोकल बंदा अवॉइड करता है, यानी कि जो यूरोपियन लोकल होगा वो अवॉइड करेगा अनडॉक्यूमेंटेड बंदे को जॉब देने पे। नंबर वन, ये हमेशा उसको फॉरेनर ही देगा। फॉरेनर कौन सा देगा? या अरबी देगा, इराकी देगा, सीरियन देगा, या पाकिस्तानी देगा, या इंडियन देगा। इंडियन भी समझदार हो गए, दे आल्सो डू नॉट एंटरटेन अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन्स। क्यों? क्योंकि वो भी, उनके भी बिजनेस टेक पे होता है। जो देसी बंदा देगा, अपना हमवतन देगा, बी वेरी केयरफुल। एंड अगर आपकी मजबूरी है तो बी रेडी फॉर द वर्स्ट टू हैपन, बिकॉज एक मेरा जानने वाला, उसके साथ वर्स्ट हो रहा है। वो पैसे भी उसको देगा, वो उससे काम भी 16-16 घंटे करवाएगा, मे भी 18 घंटे करवाए, आप उसको ना भी नहीं कह सकते, और वो अपनी मर्जी से आपको पैसे देगा, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, तो वो आपसे 2 साल 4 साल एक्सप्लॉइट करेगा, वो करेगा, ही हैज द राइट, क्योंकि आपको वीजा चाहिए। इसका बेहतरीन और आसान तरीका यूरोप में ये है कि आप कोई बंदी ढूंढें और उसके साथ लग जाए। और ये जो कॉमन मिथ है ना कि यूरोप की बंदियां अच्छी नहीं होती, क्यों नहीं अच्छी होती? वो बहुत अच्छी होती हैं, और मेरे कई दोस्तों की शादियां आई हुई हैं। ये सब हमने पाकिस्तान में बैठ के एक ऐसी ग्रूमिंग की हुई है माइंड्स की। कल्चर डिफरेंट है, इंडीड कल्चर डिफरेंट है, क्योंकि इनका अपना कल्चर है। यहाँ पे मेरे उन दोस्तों की शादियां उनके साथ, गोरियों के साथ हुई हुई हैं जो देहात से आए हुए हैं। कितना मुश्किल होगा कि एक यूरोपियन बंदी पाकिस्तानी देहात के बंदे के साथ शादी करके निभा रही है, डिस्पाइट ऑफ ह्यूज ये जो कल्चरल डिफरेंसेस, वो कर रही हैं, और दे आर हैप्पी कपल। सो कुछ उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ आपको करना पड़ता है। तो ये, मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी की शादी किसी गोरी से टूटते हुए, नो, सॉरी। पढ़े लिखे लड़के भी, लाहौर से भी एक लड़का गया, उसने भी एक रशियन से की, एक एक फिनिश से। तो दे आर हैप्पी। नहीं, खैर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में तो ये एक ज़माने में बहुत कॉमन था, और लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि जो यहाँ के लोकल है, लड़की है या लड़का है, उसने छोड़ा है। यहाँ पे हमारे ही लोगों ने, क्योंकि उनकी इंटेंशन ये होती है कि भाई हमने वीजा पेपर के लिए, एग्जैक्टली। वीज़ा के लिए, यहाँ मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने हम्म। बेटी की शादी की पाकिस्तान में, लड़का यहाँ पे आ गया, वो पहले से ही प्लान करके आया हुआ था कि मुझे वहाँ जाके करना क्या है। तो उसने यहाँ पे आया, उसका पेपर लिया और दौड़ गया। एग्जैक्ट। अब मैं आपको ठीक है। इससे नेक्स्ट एक मजे की बात बताता हूँ। एक बंदा था, वो नेदरलैंड आया, पाकिस्तानी था, देहात से आया, रिमेम्बर दिस। उसने डच लड़की, नेदरलैंड डच लड़कियां बहुत प्यारी होती, तो डच लड़की के साथ उसने अफेयर कर लिया, उसके साथ रहना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शादी कर, देख, रिलेशनशिप यहाँ पे दो तरह के होते हैं। डी फैक्टो रिलेशनशिप होता है, और लिव इन की बात करें ना, जिसमें बेसिकली जैसे लिविंग यहाँ डी फैक्टो, कॉमन लॉ यानी कि पार्टनर। यू आर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, यू आर लिविंग टुगेदर 2 साल हम्म। तक जब आप साथ रहते हैं,
तो आपका वो रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल होता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। वो एक लीगल लेजिट रिलेशनशिप होता है। यू डोंट हैव टू हैव अ मैरिज सर्टिफिकेट जैसे हमारे मुल्क में होता है। नो, यू डोंट नीड टू हैव दैट। करना चाहें कर लें, लेकिन उसकी अपनी एक ऑब्लिगेशन और वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है शादी की भी। तो उसने उसके साथ 3-4 साल गुजारे। तो उसके अभी 2 साल रहते थे। 3 साल गुजारे, 2 साल उसके रहते थे। तो उसने उसको शादी का वादा किया हुआ था कि आई विल मैरी यू। उसके साथ उसके अपार्टमेंट वो रहता था, तो रहने का मतलब है कि वो फिजिकल थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक यूरोप की लड़की के साथ रहें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और ना। और मजे की बात है कि वो रहते भी थे, लेकिन 5 वक्त की नमाज भी उन्होंने पढ़नी क्योंकि वो चीज़ अपनी जगह, वो चीज़ अपनी जगह। खैर एनीवे, तो उसने फिर वो पाकिस्तान गया छुट्टी पर, और जब वापस आया तो उसने उस पर ये बॉम्ब फोड़ा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मेरी तो अम्मा ने मेरे लिए पाकिस्तानी लड़की ढूंढ रखी है। वो कल्चरली, हमारा कल्चर, हमारी जुबान, हम कंफर्टेबल हैं उसमें। वो बेचारी, उसका दिल टूट गया कि कहती मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी और मैं तुम्हारे साथ सीरियस थी। तो वो कहता है लेकिन मैं, चूंकि अभी मेरे पेपर नहीं पूरे हुए, तो मैं मजीद 2 साल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे पेपर दिलवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, और फिर मैं वापस चला जाऊँ। गैस व्हाट, उस लड़की ने आगे क्या किया हो? तो लात मार के बाहर निकाला होगा, नहीं, या उसने पेपर दिलवा दिए होंगे। उसने पेपर दिलवा। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, इखलाक यहाँ पे किसका ज्यादा अच्छा? और उसने उसको पेपर दिलवाए, और फिर वो उसको छोड़ के वापस गया और शादी की। हाउ हाउ कूल इज दैट? कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह की मिसालें लातादाद होंगी। लेटिन अमेरिका में भी होंगी, नॉर्थ अमेरिका में भी होंगी फॉर श्योर। नहीं तो बिल्कुल, इस नॉर्थ अमेरिका में मेरे नॉलेज में अभी ऐसा कोई इस तरह का केस आया नहीं कि जहाँ पे इस तरह की वफादारी लड़की ने दिखाई हो अच्छा। या लड़के ने दिखाई हो। अम, ऐसा कोई मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, होते होंगे बट आई डोंट नो। यहाँ पे ये बड़ा कॉमन है कि क्योंकि एक कॉमन लॉ पार्टनर एक एक लीगल स्टेटस है यहाँ पे। वो लोग इसलिए करते हैं कि ताकि, क्योंकि अगर आप शादी करें और शादी को डिक्लेयर करें, तो कल को खुदा ना खास्ता अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है या सेपरेशन होती है, तो उस सूरत में एसेट्स के 50% हकदार हो जाते हैं। कॉमन लॉ पार्टनर में ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक और काम होता है कि अगर ये लिखवा लिया जाता है, प्री नuptial एग्रीमेंट, हाँ बिल्कुल। हाँ वो एग्रीमेंट पहले किया जाता है कि हाँ जी, फर्ज करो कि मेरे पास $100,000 मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, ये मेरे कोई एसेट हैं, तो मैं ये लिखवा लूंगा कि भाई ये एसेट मेरे हैं, जो मैंने तुमसे शादी करने से पहले बना लिए थे, तो इन पे तुम्हारा राइट नहीं होगा। जो एसेट हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बनाएंगे, हम्म। कोई गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा कुछ भी करेंगे, तो उसमें आपका राइट है। तो वो जो जो एग्रीमेंट, कलेक्टिवली, हाँ जो कलेक्टिवली हाँ खरीदी होगी। वो एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसमें फिर ये थोड़ा सेफ हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास अभी टाइम कम रह गया है, तो मेरा ख्याल छह है कि मिनट मैं आगे फर्दर सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मुझे पता है उसमें फिर टाइम लग जाएगा। तो वैसे तो हमारे डिस्कशंस जो हैं, 3 पॉइंट से तीनों कवर कर लिए हमने, एक अप टू गुड। सम एक्सटेंट। वैसे क्योंकि यहाँ पे और यूरोप में भी आई एम प्री श्योर, ये जो आपने बात की रिलेशनशिप्स की, एक तो ये हमारे पाकिस्तानी इंडियंस को बड़ी इंटरेस्ट करेगी, ये बड़ा बड़ा कैच करेगी उसको। लेकिन ये तो आपने बताई अच्छी इसकी साइड, अब थोड़ी हम्म। सी इसकी दूसरी साइड भी बताइए। हम्म। हमारा बिहेवियर क्या है कि जब हम यहाँ पे किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, या अव्वल तो मुझे वैसे कम ही उम्मीद है कि फर्स्ट जनरेशन के साथ यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन लड़की तो इतनी जल्दी आपके इस चुंगल में तो नहीं आएगी। लेकिन यूरोपियन शायद, क्योंकि वो यूरोपियन, अगेन आप नॉर्थ अमेरिकन को कह रहे हैं बड़े नाइस होते हैं, कैनेडियन खास तौर पे। बहुत आई नाइस है, बिलीव क्योंकि आई बिलीव मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनके साथ, जो मेरे क्लासर्स थे वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। नहीं, आपने मुझे देख के कहा होगा ना, वो नो ठीक है नो वो नो नो बात। नो। आप कैनेडियन ही, आपके साथ मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी। ये तो मैं कनाडा आऊंगा तो पता चलेगा। बहरहाल, ये जो मिथ है ना कि हाँ जी हमारे ही इंतजार में सब बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग।
ठीक है कि हम जाएंगे, बल्कि मुझे बड़ा मजे की बात, यहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट, मैंने कुछ घर में काम करवाना था तो मैंने ऐड डाला, मैंने कहा यार कोई काम, कोई, तो एक इंडियन स्टूडेंट मुझे मिला तो उसने कहा कि ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, तो वो आ गया। खैर मैंने वैसे उससे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई तुम 3 महीने हुए तुझसे आए हुए, मैंने कहा कि तुम्हें जो सोच के आए थे क्या वो मिला? कहता जी भाजी तुम सही दसा, मैं सोच के आया सी गड्डियां ते मेमा, ते मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। तो मुझे अफसोस भी हुआ, मुझे फिर गुस्सा आया इस बात पे कि लोग जो दिखाते हैं ना पीछे, वो बहुत ही बड़ा भोंडा मजाक है किसी के साथ। और जो उनका माइंडसेट जो मूवीज में देखते हैं, जो उनका माइंडसेट डेवलप हो जाता है, ये बहुत ज्यादा उनके ख्वाब टूटते हैं जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। इस पे मैं यार क्विकली कुछ बातें शेयर करूंगा। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ या मुत्तफिक हूँ कि जिस तरीके से बताया जाता है, असल में आप अपने बिहेवियर और कल्चर को देखें। हम लोग जब अपने पीयर्स को या कजन्स को या नेबर्स को या क्लास फेलोज को या फ्रेंड्स को कोई चीज़ बताते हैं तो हम एग्जैजरेट करके बताते हैं, और वो बात बताते हैं जो इम्पॉसिबल हो और जो हमें लेजेंड बनाए। हम उस एंगल से वो बात बताते हैं कि मैं तो गया तो मैं तो क्लब में मेरे पीछे 5 गोलियां पागल हो गई। ये कॉमन है, ये कॉमन चीज है, हालांकि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसमें आपके ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, एशियन होने का ताल्लुक नहीं है सिरे से। बिल्कुल ये बात भी है, यहाँ पर यूरोप के अंदर ऐसी लड़कियां भी हैं जो अपने वाइट लोगों को पसंद करती हैं। ये पसंद होती है, इसमें रेसिज्म कहीं से नहीं आता। जैसे हम अपनी पाकिस्तानी लड़की से या इंडियन लड़की से शादी करने को तरजीह देते हैं तो क्या ये रेसिज्म है? नो। ये हर एक की अपनी चॉइस है। किसी लड़की, इंडियन लड़की पाकिस्तानी लड़की को गोरे पसंद है, गोरे लड़के, तो वो उनसे भी शादी करती है, क्यों? उनकी पसंद है। ये रेसिज्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सिमिलरली सेम गोज फॉर एनी यूरोपियन गर्ल। जो इसमें चीज है, लड़कियां यहाँ पर, ये इट ऑल बॉयल्स डाउन, बात आपकी वहां आ जाती है कि आप कितने रिफाइंड हैं और कितने चार्मिंग हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी आपको लिफ्ट नहीं कराएगी। यहाँ का कल्चर आपके कल्चर से टोटली डिफरेंट है। वहाँ हमारे कंट्रीज में लड़कियां रिश्तों के लिए मर रही होती, तो उनको बादले नख्वास्ता ना चाहते हुए भी वो हरकतें करनी पड़ती हैं अपने शादी प्रपोजल के लिए, कि जो वो नॉर्मल, अगर एक लिबरल सोसाइटी हो, फ्री सोसाइटी, वहां पे वो नहीं करेंगी। दे विल लेट मैन और बॉय चेज दैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है कि आप अप्रोच करें, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके मुंह से बू आ रही है, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आपने कटिंग सही करवाई या नहीं करवाई, आपकी चार्मिंग, आप नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप स्मार्ट हैं कि नहीं, टिड कढ़िया है, ठीक है, अब रोटियां खा खा के कि तुसी जाके किसी कुड़ी को किस तरह इंप्रेस कर सकते हो? या आपकी पहली अप्रोचेबल है कि नहीं है, आप गुस्से में हैं, आपकी आईब्रोज घनी है, आपकी मूछें भी है, शेव भी नहीं है, आपके चेहरे पे गुस्सा है, आप अप्रोचेबल नहीं है, कोई आपको अप्रोच नहीं करेगा, आप इंटिमिडेटिंग है, कोई भी नहीं करेगा। पंजाबियों का ये मसला है, पंजाबी इंटिमिडेटिंग है, उनसे कई दर्जे सॉफ्ट है वो साउथ इंडियंस, वो दे आर लवली पीपल, वो खूबसूरत भी हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अप्रोचेबल है कि नहीं है, चार्मिंग है कि नहीं है, बोलना आता है कि नहीं है, और वो कितने मेलिएबल है। अगर वो बड़े स्ट्रिक्ट, नहीं नहीं मैं जो है ना क्लब नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मैं, फिर आप ऐसा करें, फिर उन वेन्यूज पर जाकर डेटिंग की कोशिश करें जहाँ पे आपका डेली आना जाना है, या कोई क्लास लेते हैं या जॉब है, वहां पर आप ट्राई मारें। क्लबों में जाके, आपका नहीं, क्लब में वो जाते हैं जिनकी ऑलरेडी सेटिंग होती है, दोस्त जाते हैं और वो डांस करने जाते हैं, ये उनका कल्चर है। आप उनके मुल्क में आए हैं, जैसे अली मोहसिन कहता होता है, वो आपके मुल्क में नहीं आए, सो डो नॉट थिंक कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिहेव करेंगे। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है उनके साथ। तो ये चीज़ है। अब हमारे पास मेरे ख्याल टाइम नहीं है, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, बड़ी मजे मजे की बातें इसमें आगे एक करें। चीज मैं और बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो अंडर एज जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हाँ, करते वेरी हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वो यूरोप के अंदर बल्कि नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत कॉमन हो रिलेशनशिप चुका तो हो ही नहीं सकता अंडरएज के साथ किसी भी। है। आई मीन कि वो जो जो एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट भी नहीं, उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रैप भी करते हैं, और असल ये में खुद सबसे ट्रैप हो वो, रहे होते हाँ, हैं। बिल्कुल ट्रैप हो ना हो, ये हम लोग ही हैं जो ज्यादा रेप करते हैं अंडरएज लड़के, हमारे ही हैं ये।